हेलो हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं डी एंड ए ब्लॉक के इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको एज इट इज मिल सकते हैं। ठीक है, तो जो थ्योरी वाला पोर्शन था वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। अब हम सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। ओके, सो मैग्नेटिक मोमेंट इज एसोसिएटेड विथ इट्स स्पिन एंगुलर मोमेंट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। स्पिन ओनली मोमेंट ऑफ Cr+3 आयन इज। आपसे किसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछा हुआ है बच्चों? Cr+3 का पूछा हुआ है। तो सबसे पहली बात तो हमें Cr का कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए प्यारे बच्चों। Cr का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? आर्गन 4s1 3d5, राइट। Cr+3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाने वाले हैं। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए Cr+3 के पास में? दो यहाँ से चले गए, तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन बना 3d3, यानी तीन इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, राइट। अब अगर तीन इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं तो इसका मतलब 3 × 5, यानी कि क्या आंसर आ जाएगा आपका? रूट का 15 आ जाएगा। अब रूट 15 का वैल्यू कितना होगा? अब एक बात आपको पता है, रूट 15 का वैल्यू 3 और 4 के बीच में होगा। ठीक है, अब 3 और 4 के बीच में अगर आप देखने जाओगे तो आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, राइट। तो 4 का वैल्यू √16 4 होता है। 16 से ये 15 जो है थोड़ा ही कम है, तो यानी 4 से जो नियरेस्ट वैल्यू होगी वो कौन सी हो जाएगी? 3.87। 3.87 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली 15 के बराबर होगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी फॉर बाहुबली, राइट। नेक्स्ट, KMnO4 acts as an oxidizing agent in alkaline medium when alkaline KMnO4 is treated with Ki। देखिए क्या होता है कि अगर हमारे पास में मीडियम एसिडिक होता है ना, कौन सा मीडियम होता है? अगर एसिडिक मीडियम होता है तो उस दौरान MnO4 माइनस किस में चला जाता है? Mn+2 में, एंड I माइनस किस में चला जाता है? I2 में। तो लेकिन आप यहां पर I2 मत लगा दीजिएगा, क्यों? क्योंकि ये कौन से मीडियम की बात हो रही है? अल्कलाइन मीडियम की। Mn+2 में कहां जाता, कब जाता है? जब मीडियम कैसा हो? एसिडिक हो। और I माइनस I2 में जाता है जब मीडियम कैसा हो? एसिडिक हो। यहां बात हो रही है अल्कलाइन मीडियम की। तो अगर मीडियम अल्कलाइन होता है तो जो I माइनस होता है प्यारे बच्चों, वो IO3 माइनस में जाता है। IO3 माइनस यानी सी फॉर चमन बहादुर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच एलिमेंट इन 3D सीरीज शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सवाल हमने जो थ्योरी वाली वीडियो थी हमने उसमें भी डिस्कस किया हुआ था कि कौन सा एलिमेंट है जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली +1 दिखाता है। सो करेक्ट आंसर इज कॉपर, राइट। कॉपर जो है हमारा वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट फ्रीक्वेंटली दिखाया करता है। चलिए अब हम इसमें आते हैं, अपने गिव रीजन वाले सवालों की ओर चलते हैं। तो देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हायर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, राइट। स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। अब ये स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग क्यों होती है? क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से मेटेलिक बॉन्डिंग तगड़ी होगी। मेटेलिक बॉन्डिंग तगड़ी होने की वजह से एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी इनका क्या होगा? ज्यादा होगा, राइट। अगला सवाल है हमारा, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर इज हायर देन जिंक। देखिए सवाल में आपसे कॉपर और जिंक के बारे में कंपेयर करने के लिए बोला हुआ है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का इवन कोई भी सवाल आएगा तो आपका जो पैटर्न रहना चाहिए सवाल को सॉल्व करने का, वो बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। जब भी आयनाइजेशन एंथैल्पी का सवाल हो तो आपको हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? आर्गन 4s1 3d10, राइट। एंड जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आर्गन 4s2 3d10। ठीक होगी बात। अब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है जब आप पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन आपका कहां से बाहर निकलेगा? 4s1 से बाहर निकलेगा, तो ये 3d10 हो गया। ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। और जिंक से भी आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये 4s1 3d10 बनेगा। अब देखिए, जब एक बार कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कॉपर ने एक्स्ट्रा स्टेबल 3d10 कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया है, जबकि जिंक का कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d10। तो ये जिंक बड़े आराम से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करते ही अब ये स्टेबल बनने के लिए जाएगा। तो आपको बात समझ आई क्या? कॉपर एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद एक्स्ट्रा स्टेबल 3d10 कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है, इसीलिए इसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा होती है। किससे? जिंक से। ठीक है, इन सवालों को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पेन पेपर लेकर के खुद से आपको इनका प्रॉपर रीजन भी लिखते हुए चलना है। इन्हीं में से कोई ना कोई आपको 3 सवाल देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। देन सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है? विच ऑफ द 3D सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको पता है Mn होता है जो कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है 3D सीरीज में, और अगर पूरे डी ब्लॉक में बोले हम तो ऑस्मियम होता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गन 4s2 3d5। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लूज कर सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन यहां से लूज कर सकता है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है, इसलिए +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ये दिखाता है। तो अगला सवाल है हमारा, व्हाई इज हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, व्हाई इज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज एग्जिबिटेड इन ऑक्साइड एंड फ्लोराइड
क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा होती है, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हुआ करते हैं, जिसके कारण से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की ऑक्साइड और फ्लोराइड में ही हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई Cu प्लस इज नॉट स्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन। तो देखिए एक्वा सॉल्यूशन के अंदर जो Cu प्लस हुआ करता है बच्चों, वो डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है, किसमें, Cu और Cu प्लस 2 में डिसप्रपोर्शनेट हो जाया करता है। तो अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि Cu प्लस 2 का जो हाइड्रेशन इंथैल्पी होता है वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होता है, मच मोर नेगेटिव हाइड्रेशन इंथैल्पी। अब अगर हाइड्रेशन इंथैल्पी जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, इसका मतलब रिएक्शन उतनी ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि डेल्टा जी जितना नेगेटिव, इसका मतलब रिएक्शन उतनी ज्यादा स्पॉन्टेनियस। तो Cu प्लस 2 की साइज छोटी होने की वजह से इसका हाइड्रेशन इंथैल्पी बहुत ही ज्यादा होता है, जिस कारण से Cu प्लस 1 हमारा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर स्टेबल नहीं होता है, वो तुरंत से क्या हो जाता है, डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है। 5 स्टार सवाल है, आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं आपके पेपर में। सवाल नंबर 6 की ओर चलते हैं। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। देखिए बच्चों, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन में 5f एलिमेंट के कारण से देखने को मिलता है, और जो लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वो 4f के कारण से देखने को मिलता है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता था ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से होता था, तो 5f है मच मोर पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इनका बहुत ही ज्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिस कारण से एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। सवाल नंबर 7 की ओर चलते हैं हम। हाउ विड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। D4 स्पीसीज में Cr+2 स्ट्रांगली रिड्यूसिंग होता है, बट Mn+3 जो होता है स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग होता है। अगेन 5 स्टार सवाल है, आने के बहुत ज्यादा चांस है आपके पेपर के अंदर। तो Cr+2 स्ट्रांगली रिड्यूसिंग क्यों होता है, तो देखिए ऐसा इसलिए होता है, अगर आप देखिए Cr का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये क्या बनाता है, आर्गन 4s1 3d5 बनाता है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि Cr+2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां से और एक इलेक्ट्रॉन यहां से, तो क्या बन गया, D4 बन गया, यानी 3d4। अब Cr+2 क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जब ये, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा हमारा D3 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और इसके लिए D3 T2G3 एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, तो इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से क्या कर देता है, लूज कर देता है। तो लूज कर दिया यानी अपने आप को क्या कर दिया इसने, ऑक्सीडाइज कर दिया, यानी किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। जबकि Mn+3 क्या करता है, Mn+3 बड़ी आसानी से क्या बना लेता है, Mn+2, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, क्योंकि Mn+2 एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद 3d5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। तो आपको बात समझ आई क्या। अब ये T2G3 क्यों स्टेबल है, क्योंकि ये T2G में 3 होते हैं, अब ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो Cr+3 के लिए T2G3 स्टेबल है और Mn+2 के लिए D5 स्टेबल है, इसीलिए Cr+2 रिड्यूसिंग एजेंट है और Mn+3 आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि Mn+3 Mn+2 में बड़ी आसानी से जा सकता है। नेक्स्ट, Cobalt 2 is stable in aqueous solution but in presence of complexing reagent it is easily oxidized। तो सबसे पहला काम होगा हमारे यहाँ पे कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो मैंने आपको ये एक ट्रिक बताई थी, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू, फिर आयरन 26, कोई 27, तो कोबाल्ट विल बी आर्गन 4s2 3d7। अब अगर आप CO+2 देखेंगे तो ये 3d7 आएगा, तो यहां पर नीचे रहता है आपका T2G और ऊपर रहता है Eg। ये नीचे क्या रहता है, T2G, और ऊपर क्या रहता है, Eg, राइट। तो T2G यहां पर कितने आए हमारे, 7, तो ऐसा बना और ऐसा बना, ठीक है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से लूज कर देगा, क्यों, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही ये स्टेबल T2G6 कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, जिसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करना यानी कि बड़ी आसानी से क्या हो जाना, इसका ऑक्सीडेशन हो जाना। तो CO2 वैसे तो एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल होता है, लेकिन रिएजेंट, कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट का मतलब जो रिएजेंट कॉम्प्लेक्स बना सकता हो उसके प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीडाइज होने के कारण से एक्स्ट्रा स्टेबल T2G6 कॉन्फ़िगरेशन ये अटेन कर लेता है। चलिए सवाल नंबर 9 की ओर चलते हैं हम। ऑल्दो Zr एंड HF बिलोंग्स टू 4D एंड 5D सीरीज बट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू सेपरेट देम, क्योंकि Zr एंड HF दोनों का साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, बराबर। अब साइज बराबर क्यों हो जाता है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। चलिए सवाल नंबर 10 की ओर चलते हैं हम। व्हेन ऑरेंज सॉल्यूशन कंटेनिंग डाइक्रोमेटाइन इज ट्रीटेड विद अल्कली येलो सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड,
यानी जब हम Cr2O7-2 में OH माइनस डालते हैं तो ये क्रोमेट बन जाता है। आपको इफेक्ट ऑफ पीएच की रिएक्शन यहाँ पर एक्सप्लेन करनी थी, और अगर आप क्रोमेट में H+ डाल देते हैं तो ये डाइक्रोमेट बन जाता है, राइट। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। क्रोमेट में H+ डाला तो डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट में OH माइनस डाला तो क्रोमेट, और रिएक्शन किससे पता चलती है? कलर चेंज से पता चलती है। तो ये भी सवाल हमारा 5 स्टार सवाल है। पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, या तो ऐसे दिया जाएगा गिव रीजन के फॉर्म पे, या रिएक्शन कंप्लीट करने को दी जाएगी। सवाल नंबर 11 अगर हम देखें, Cu+2 सोल्ट्स आर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता था? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता था। और Zn+2 डायमैग्नेटिक, क्योंकि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। सवाल नंबर 12 में आपको नहीं करा रहा हूं, ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है मुझे। इनमें से कौन जो है तो कलरलेस है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर बताना है। हमने जो थ्योरी वाला वीडियो था उसमें हमने इस चीज को डिस्कस किया हुआ है। कलर के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड डी ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन सवाल नंबर 13 जो है वो क्या है हमारा? नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आंसर इज स्कैंडियम, ठीक है। केवल और केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखाता है। सवाल नंबर 14, why is E0 value for Mn+3 to Mn+2 couple is much more positive than Cr+3 to Cr+2 और Fe+3 to Fe+2? क्योंकि बच्चों क्या होता है कि जो Mn+2 हुआ करता है उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, देखिए जहां भी Mn आ जाए तो Mn+2 आ जाए तो वहां पे आपको हमेशा आंसर किसका देना है? बिकॉज ऑफ Mn+2 अचीव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D5 बड़ी आसानी से, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D5, इसीलिए इसकी E0 वैल्यू क्या हुआ करती है? पॉजिटिव हुआ करती है। Then calculate the magnetic moment of divalent ion if its atomic number is 25। यानी Mn+2 का आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। Mn+2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 5। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना? 5 × 7 दैट इज √35 Bm हो जाएगा। ओके। नेम अ मेंबर ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज विच इज वेल नोन टू एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको दो मेंबर हमने बताए थे, एक सीरियम और एक सीरियम +4 के लिए, यूरोपियम +2 के लिए। तो यहाँ पे +4 के लिए पूछा हुआ है, सो करेक्ट आंसर विल बी सीरियम। नेक्स्ट सवाल नंबर 17 फिर से वही आ गया, देखिए Mn+2 कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन Fe+2 टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि Mn+2 अचीव इस एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा? D5। D5 हाफ फील्ड होता है जिससे कि इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा स्टेबल होता है। देन नेम ऑक्सोमेटल एनायन ऑफ फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल इन विच मेटल एग्जिबिट ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू ग्रुप नंबर। तो देखिए Mn जो है इसका ग्रुप नंबर कितना होता है? 7 होता है। तो आपको एक ऐसा कंपाउंड बताना है Mn का जिसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता हो। तो ऐसा एक कंपाउंड होता है MnO4-। ठीक है, दो कंपाउंड है, एक Cr का भी कंपाउंड होता है। तो अगर आप Cr2O7-2 की बात करें तो यहाँ पे Cr का ग्रुप नंबर 6 होता है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी इस कंपाउंड में कितना रहा करता है? +6 रहा करता है। सवाल नंबर 19 की ओर हम चलते हैं। वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हायर इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत सारे रहते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होने की वजह से स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, राइट। चलिए सवाल नंबर 20 की ओर चलते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स एंड मेनी ऑफ देयर कंपाउंड्स शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो बच्चों पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का क्या कारण हुआ करता है? अगर हम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो ये आपको देखने को मिलता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई होती है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर मेनी कंपाउंड्स एक्ट एज कैटलिस्ट, टेंडेंसी टू अडॉप्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लार्ज सरफेस एरिया। ठीक है, तो सवाल नंबर 20 आपका ओके हो चुका होगा। सवाल नंबर 21 की ओर चलते हैं। इस सवाल में हमें क्या पूछा हुआ है? रिएक्शंस बतानी है हमें। डिस्क्राइब द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ K2Cr2O7 विद एंड राइट द आयनिक इक्वेशंस फॉर इट्स रिएक्शन विद आयोडाइड, आयरन 2 सॉल्यूशन एंड H2S। तो कहने का मतलब ये हुआ कि Cr2O7-2 हमने लिया है, इसका रिएक्शन हमने I- के साथ कराया है और मीडियम हमने क्या लिया है? एसिडिक लिया है। तो एसिडिक मीडियम के अंदर Cr2O7-2 कहां जाके चेंज होता है? Cr+3 में। I- कहां चेंज होता है? I2 में। एंड यहां से आपको क्या बना देना है? H2O बना देना है, साथ में यहां पर H+ आ जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है तो अभी आपको मैं इसका बैलेंसिंग सिखाऊंगा। ठीक है, तो रिएक्शन पहले तो कंप्लीट करना आपको आना चाहिए, फिर बैलेंसिंग बाद का काम होता है। पहले आपको रिएक्शन कंप्लीट करना आना चाहिए। तो कंप्लीट करने के लिए Cr2O7-2 को खुद कहां भेजना है? Cr+3 में। ठीक है, I- को कहां भेजना है? I2 में। Fe+2 आ जाए तो Fe में, H2S आ जाए तो
Fe+2 आ जाए तो Fe+3 में, H2S आ जाए तो S में, ठीक है। तो कुछ 2-4 बातें जो मैंने आपको थ्योरी वाली वीडियो में बताई थी वो आपको याद रहती हैं अगर रिएक्शन की, तो आप बड़े आराम से इन रिएक्शंस को कंप्लीट कर पाओगे। बैलेंसिंग के लिए मैं आपको भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो Cr2O7-2 प्लस Fe+2 प्लस H+, तो 2Cr+3 हो जाएगा। Fe+2 कहाँ चेंज हो जाएगा, Fe+3 में, और 7H2O, तो यहाँ पे कितने H+ आ जाएंगे, 14H+ आ जाएंगे। सिमिलर मैनर पे अगर हमारे पास में H2S है और एसिडिक मीडियम है तो ये किस में चेंज कर देना है आपको, 2Cr+3 में, H2S को S में चेंज कर देना है, और बाकी जो बचेगा वो क्या बना देना है आपको, H2O बना देना है, राइट। तो इस तरीके से हम रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो आपको इतनी बात पता होना चाहिए कौन किस में चेंज होता है। चलिए, गिव एग्जांपल एंड सजेस्ट रीजन फॉर द फॉलोइंग फीचर ऑफ ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री। लोवेस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक। तो देखिए बच्चों, लोवेस्ट ऑक्साइड बेसिक इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोवेस्ट ऑक्साइड के केस में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मेटल के पास में वो अवेलेबल होते हैं। इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होने की वजह से ये इन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाता है। डोनेट करने की वजह से इसका नेचर जो हुआ करता है वो बेसिक होता है। जबकि हाइजेस्ट ऑक्साइड जो होगा वो एम्फोटेरिक या एसिडिक नेचर का होता है। अगर वो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट पर है तो वो एसिडिक नेचर का होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो हाइजेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर है तो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है उन इलेक्ट्रॉन्स को वो डोनेट कर नहीं सकता है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, तब एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने की वजह से इसका नेचर कैसा हो जाया करता है, एसिडिक हो जाया करता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं वो बेसिक होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो एसिडिक नेचर के हुआ करते हैं। ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है, साइज इनका स्मॉल होता है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज एग्जिबिटेड इन ऑक्सो एनायन ऑफ मेटल, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है उसके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है, राइट, स्मॉल साइज होता है। और अगली बात जो इसके पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बना सकता है। जबकि जो फ्लोरीन है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा है लेकिन इसके पास में मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं है, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ आ गई होंगी। अब जो आपका अगला पॉइंट बचा हुआ है वो ये है कि इन रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं। तो मैं एक रिएक्शन उठा रहा हूं, Cr2O7-2 प्लस Fe+2 प्लस H+। रिएक्शन को पूरा करना भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। क्या करना है, Cr2O7-2 को Cr+3 में चेंज कर देना है, Fe+2 को Fe+3 में चेंज कर देना है, और बाकी जो बचा वो देख लेंगे अभी हम कैसे आएगा। H+ जो होता है यहाँ पे ये मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो सबसे पहला स्टेप होगा सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। प्यारे बच्चों, Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +6 हो जाएगा। जिन बच्चों को कैलकुलेट करना नहीं आता है मैं उनको एक बार बता देता हूँ। Cr का कैलकुलेट करना, x मान लेंगे, 2x हो जाएगा। ऑक्सीजन का -2 होता है, 7 ऑक्सीजन 14 हो जाएगा बराबर -2, तो यहाँ से x का वैल्यू +6 आ जाएगा। आयरन का जो चार्ज है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, इसका जो चार्ज है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, Fe का जो चार्ज है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। यहां से आप रिएक्शन को 2 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। तो यहां आपने लिखा Cr2O7-2 चेंजिंग इनटू Cr+3। सबसे पहले आप एलिमेंट्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस कर लीजिए। तो कितने Cr है लेफ्ट हैंड साइड पे 2, तो यहां पर भी आप 2Cr+3 कर दीजिए। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे बेटा, H2O ऐड करेंगे। जिधर साइड ऑक्सीजन का कमी है, कितने ऑक्सीजन है यहाँ 7, तो यहां पर कितने H2O आ जाएंगे, 7H2O। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ इस साइड पे कितने H+ आ जाएंगे, 14H+। आई होप इतना सा काम आपको समझ आ गया होगा, राइट। देन अगर हम Fe+2 की बात करेंगे तो Fe+2 हमारा किस में चेंज हो रहा है, Fe+3 में चेंज हो रहा है। अब देखिए, अब इसके बाद हम चार्ज को बैलेंस करते हैं। चार्ज को बैलेंस करने के लिए बच्चों इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल चार्ज अगर हम देखें तो 14 - 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे टोटल चार्ज हमारा कितना है, +6 है। जिधर तरफ जितना चार्ज का कमी है उधर उतने इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। तो यहाँ पे जितना कितना चार्ज है, 12 चार्ज है, यहाँ पे प्लस का 6 चार्ज है, तो मैं इस साइड पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा। आई होप आपको ये फंडा समझ आ गया होगा। जिधर तरफ जितना फालतू चार्ज है उधर उतने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 12 - 6, 6 इधर भी हो जाएगा, 6 उधर भी हो जाएगा। इधर पे चार्ज +2 है, इधर पे चार्ज +3 है, जिधर तरफ जितना फालतू चार्ज हो उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो राइट साइड पे एक इलेक्ट्रॉन एक चार्ज फालतू है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन का नंबर हमेशा बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे 6 कर देंगे, यहाँ पे 6 कर देंगे, यहाँ पे 6 कर प्लस
राइट। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। तो